हेलो बेटा, नमस्कार। एक बार फिर से टीएनआई के मंच पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी हिंदी केवीएस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटे फर्स्ट टेस्ट है आज का। तो ये टेस्ट सीरीज है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो टेस्ट सीरीज हम सोल्व कराने जा रहे हैं आपको, इसमें ज़्यादातर बच्चे ये देखेंगे कि भाई इसमें हिंदी साहित्य, एनसीईआरटी, व्याकरण और शिक्षण सभी के प्रश्नों को, ज़्यादातर एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं उनको फोकस किया गया है। बेटा हिंदी साहित्य से शुरुआत होगी, एनसीईआरटी, हिंदी व्याकरण और हिंदी शिक्षण का साहित्य के बाद आएगा। ये ना सोचे कि शुरू में जो बच्चा वीडियो देख रहा है कि हिंदी साहित्य, ऐसा कुछ नहीं है, सभी का मिक्स है। क्योंकि अब जो पीजीटी पीआरटी म्यूजिक का हुआ है या वाइस प्रिंसिपल का हुआ, इसमें टफ लेवल दे रखा है। तो बेटा आपका जो सब्जेक्ट आएगा उसमें भी टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस हैं। तो बेटे ज़्यादा समय खराब ना करते हुए बढ़ते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, लीजिए अभी केवीएस टीजीटी हिंदी। तो बेटा पहला क्वेश्चन है जी, आपके सामने खुल चुका है। सदगुरु पाए पये जाइन पुणु जिणुरा, ये पंक्ति है किसकी है? ए कुकरिया, बी लुयप्पा, सी सरहप्पा, डी है भी कणहप्पा। तो प्यारे बच्चों, ये जो पंक्ति है, ये लाडले बच्चों, ये पंक्ति है आपके जी कणहप्पा की। बढ़ते बेटा आगे जी। 12 वर्ष लो कुकर जीवे, अरु 13 लो ये सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। कि भी ये पंक्ति आदिकाल के रचनाकार हैं, किसकी है? तो बेटा ए पर है दलपति विजय, बी पर है नल सिंह, सी पर है जगनिक, डी पर है चंदवरदाई। तो प्यारे बच्चों, ये पंक्ति आपके जगनिक की है, सी जगनिक की है बेटा ये पंक्ति। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इंपोर्टेंट डाल लेना बेटे, ज्यादातर पूछा जाता है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो बेटे साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का कथन है। ऑप्शन ए पर है ग्रियर्सन, ऑप्शन बी पर है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी पर है प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी पर है नगेंद्र। तो बेटे ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा उसमें उसके बारे में इन्होंने बताया था कि कहीं का भी जो साहित्य है या इतिहास, हिंदी साहित्य का या किसी भी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है तो वहाँ की जो जनता की जैसी सोच है उसी का चित्रण होता है बेटा उसमें। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है, अर्थात कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश का प्रभाव नहीं, अर्थात कौन सा भ्रंश में नहीं है? ए है वर्ण रत्नाकर, बी है हमीर रासो, सी है खुमान रासो, डी है सर्वाकाचार। तो बेटे ये जो खुमान रासो है ये अपभ्रंश का नहीं है और बाकी सारे के सारे ग्रंथ अपभ्रंश के हैं, ये हमें ध्यान रखना बेटे। ये जी खुमान रासो अपभ्रंश का नहीं है जी, रचनाकार हैं इसके दलपति भाई। बढ़ते बेटा आगे। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी राम कुमार वर्मा और बेटे सी है गणपति चंद्र गुप्त और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो प्यारे बच्चों ये जो कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का है भाई, प्रामाणिक ढंग से प्राप्त, जो सिद्धों के बारे में बताया बेटे, बहुत अच्छे। बढ़िया आगे। नंददास की रास पंचादाई कितने अध्यायों में विभक्त है? बेटे रंगदास जी भक्ति काल में कृष्ण जो भक्त हैं उनमें इसकी गिनती होती है। तो नंददास की जो रास पंचादाई है वो कितने अध्यायों में है? मेरे प्यारे बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए पर है 2, ऑप्शन बी पर है 5, ऑप्शन सी पर है 7 और ऑप्शन डी पर है प्यारे बच्चों 8। देखिए जैसे आपको नाम से पता चल रहा है बेटे, पंचा अर्थात 5, पंच जमा अध्याय। तो बेटे इसमें ना 5 ही अध्याय है। तो बी फॉर बेस्ट बेटे जी, बहुत बढ़िया। रोला छंद में लिखी गई बेटा, ये कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। निम्बार्क संप्रदाय में किस भक्ति को श्रेष्ठ मान्या है? निम्बार्क संप्रदाय है बेटा, इसमें किस भक्ति को श्रेष्ठ मान्या है? वात्सल्य भक्ति, माधुर्य भक्ति, दाम्पत्य भक्ति या फिर साख्य भक्ति? भाई ऑप्शन डी पर साख्य है। तो प्यारे बच्चों जो निम्बार्काचार्य का संप्रदाय था, निम्बार्काचार्य किस भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे बेटे? इसका है दाम्पत्य भक्ति को बेटे,
दाम्पत्य भक्ति को ये सर्वश्रेष्ठ मानते थे निम्बार्क संप्रदाय वाले भी जी। आगे बढ़ते हैं। सलेमानबाद राजस्थान में किस संप्रदाय की प्रधान गद्दी है भी? ए निम्बार्क संप्रदाय, बी ब्रह्म संप्रदाय, सी श्री संप्रदाय, डी है बेटा रुद्र संप्रदाय। तो प्यारे बच्चों निम्बार्क जो संप्रदाय है इसकी गद्दी आपकी सलेमान राजस्थान में है भी। बढ़ते हैं बेटे आगे। आएंगे क्वेश्चन साहित्य से, ये गलत फहमी मत रखो कि क्वेश्चन नहीं आए, काफी डेप्थ लेवल है, देख लेना, खुलेगा जब बेटे पेपर। अभी लगता होगा उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उन्होंने जो लिख दिया उन्होंने साथ में लिखा भी है हिंदी साहित्य, तो बेटा उनको इतना ही बहुत है बचाने के लिए अपनी गुना से जी। निम्न में से कौन सी गंग कवि की रचना नहीं है? गंग पंदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, गंग नूर जहां। तो बेटी कौन सी जो गंग कवि हुए हैं अकबर कालीन थे वो कौन सी गंग की रचना नहीं है प्यारे बच्चों? तो जी गंग नूर जहां जो है वो गंग की रचना नहीं है बेटे। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 1623 ईस्वी में रचित खड़ी बोली गद्य की पुस्तक गोरा बादल की कथा के रचयिता कौन है? भाई 1623 में खड़ी बोली में लिखी गई थी ये पुस्तक, गंग कवि, रहीम कवि, जटमल या रजब भाई? प्यारे बच्चों बिल्कुल जी, तो जटमल ने लिखी थी ये रचना। खड़ी बोली में ये ना माने कि भाई या तो आदिकाल में अमीर खुसरो ने लिखा उसके बाद नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बीच बीच में खड़ी बोली में रचनाएं होती रही हैं जी। बढ़ते हैं बेटे आज के जी। 11वां प्रश्न है, किस कवि की जन्म कथा कबीर की जन्म कथा से मिलती है? भी आपको बताना है कौन सा कवि है जिसकी जन्म कथा कबीर की जन्म कथा से मिलती है। 11वां प्रश्न बेटे, इसके ऑप्शन हैं आपके सामने जी, अभी खुल जाएंगे, लीजिए भी प्यारे बच्चों। रजब, सुंदरदास, जगजीवन और दादू दयाल भी। तो बेटा कौन सा कवि ऐसा है जिसकी जीवन जो जीवनी कल या जीवन जो है वो कबीरदास जी से मिलता है बेटे? ए पर है रजबदास, बी पर है सुंदरदास, सी पर है जगजीवन और डी पर है बेटे दादू दयाल। दादू दयाल की बेटे बिल्कुल जी, तो दादू दयाल जी। आगे बढ़ते हैं। सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है बेटे? सगुण जो भक्ति उसकी उत्पत्ति उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वी भारत से, पश्चिम भारत से बेटे यही है। देखिए भक्ति की शुरुआत चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, वैसे सगुण भक्ति हुई थी वैष्णव ने की थी, आलावर नाम से जाने जाते थे तमिल में, दक्षिण भारत से। और बेटे भक्ति को दक्षिण से उत्तर में रामानंद लेकर आए थे जी। बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना? विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी है गणपति चंद्र गुप्त। तो बेटा विद्यापति को कौन आदिकाल का कवि मानता है बेटे? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको आदिकाल का कवि मानते हैं बेटे। बढ़ते हैं आगे। गेय पदों की जगह कवित सभ्यों में कवि का लीला गान करने वाले प्रथम कवि? भाई वह एक तो कृष्ण की जो भक्ति है वो पद ऐसे हैं जिनको गाया जाता है, तो गेय पदों के अलावा कृष्ण भक्ति का जो वर्णन हो, कवित और सभ्यों में कृष्ण भक्ति का जो वर्णन है या कृष्ण की लीला का गुणगान सबसे पहले किसने किया? सूरदास ए पर हैं, बी पर रसखान, सी पर रहीम है, डी पर बेटे नंददास हैं। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा रसखान जी भी। रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं भाई रसखान के। रसखान बेटे मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, कृष्ण से उस ब्रज भूमि से इन्होंने अपना प्रेम व्यक्त किया है। 9th क्लास में रसखान जी हैं, इसलिए बेटे 9th क्लास में टीजीटी वाले थोड़ा ध्यान से, टीजीटी का यही है। रामानुजाचार्य के ब्रह्मसूत्र में कौन सा रास नहीं है? रामानुजाचार्य ने जो ब्रह्मसूत्र रचा है उसमें कौन सा नहीं है? अनुभाष्य, श्री भाष्य, महाभाष्य सभी वही। तो प्यारे बच्चों आपको बताना कौन सा नहीं है, तो बेटे इसमें हो जाएगा आपका श्री भाष्य, अनुभाष्य और महाभाष्य है, तो बेटा बी फॉर बेस्ट है। बढ़ते हैं आगे। देव कवि ने रीति को कहा
प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रीति के बारे में उन्होंने अपने विचार दिए थे। रीति काल का कवि है देव, रीतिबद्ध कवि है बेटे जी। काव्य का गुण, काव्य का द्वार, काव्य स्वभाव, काव्य रचना विधि। तो देव ने रीति को काव्य का द्वार माना बेटे, बी फॉर बेस्ट भाई। और आगे बढ़िए, नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार श्रृंगार रस, युगल सार श्रृंगार। ये पंक्ति है देव की, केशव की, भिखारी दास की या फिर दुल्हे की। तो बेटे ये जी देव कवि हैं, इन्होंने बताया था कि नौ रसों में ही संसार है और संसार में ही नौ रस हैं, अर्थात रसवादी आचार्य भी ये। तो प्यारे बच्चों ए फॉर एडवांस। आगे बढ़ते हैं। असंगत युगम पहचानी, बताइए इनमें से कौन सा असंगत है, अर्थात किसका ठीक मेल नहीं है। रसिक प्रिया बोधा की, सुधानिधि तोष कवि की, रस सारांश भिखारी दास की, रस प्रबोध रसलीन की। तो बेटे कौन सा आपको लगता है इसमें बेमेल है। प्यारे बच्चों जो हाँ जी सुधानिधि तोष की नहीं है बेटे, रसिक प्रिया बिल्कुल है भाई। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़िएगा जी। सलेश चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न कवि कौन है। सलेश चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न कवि कौन है। ए बिहारी, बी घनानंद, सी आलम, डी सेनापति। बेटे ये क्वेश्चन पेपर में बड़ा परेशान करता है कई बार। तो सलेश में काव्य रचना करने वाले प्रसिद्ध भी सेनापति जी, और ये प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। रीति काल में अगर आता है कि प्रकृति चित्रण के लिए कौन कवि जाने जाते हैं, तो बेटा सेनापति का नाम आएगा। सलेश चमत्कार में भी सेनापति भाई। बढ़ते हैं आगे। भारतेंदु की कौन सी रचना खड़ी बोली में है। कृष्ण चरित, संस्कृत लावनी, गीत गोविंद, फूलों का गुच्छा। आईएमपी डाल लेना बेटे इसके आगे भी। भारतेंदु जी आधुनिक काल के जो पहला खंड है भारतेंदु युग, इन्हीं के नाम पर है। तो इनकी जो कविता है फूलों का गुच्छा बेटा, वो खड़ी बोली में है, क्योंकि भारतेंदु जी ब्रज में भी कविताएं लिखते थे। भारतेंदु युग के बाद जो द्विवेदी युग हुआ है महावीर प्रसाद जी के नाम पर, उस युग में कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी थी। अर्थात भारतेंदु युग में जो कविताएं थी ज्यादातर बेटा उनकी रचना ब्रज भाषा में ही होती थी। बढ़ते भी आगे। इच्छा ज्ञान क्रिया की समरसता से क्या प्राप्त होता है। इच्छा ज्ञान और क्रिया की समरसता से क्या प्राप्त होता है। ए आनंद, बी मोक्ष, सी निर्वाण, डी परमात्मा। प्यारे बच्चों जी इच्छा है आपकी और आपको ज्ञान भी है और क्रिया, तो बेटे वहां प्राप्ति होती आनंद की जी। बढ़ते हैं बेटे आगे। 1951 का 1951 में कौन सा सप्तक प्रकाशित हुआ। बेटे ये जी बिल्कुल आपके जो तार सप्तक है, तार सप्तक के कवि छठी से लेके 10वीं तक भी हैं बेटे, और 11th-12th में भी है तार सप्तक के कवि। चाहे उसमें अगय हो, चाहे शमशेर बहादुर सिंह हो, चाहे मुक्तिबोध हो, चाहे भवानी प्रसाद मिश्र हो। तो बेटा ये जो कवि हैं आपके वो तार सप्तक के हैं। तो बेटा 1951 में कौन सा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। ए ऑप्शन पर है तार सप्तक, बी पर है दूसरा तार सप्तक, और बेटे आगे बढ़ते हैं। सी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सी पर है तीसरा तार सप्तक और डी पर है चौथा तार सप्तक। तो प्यारे बच्चों अगर खाली तार सप्तक आ जाता है तो बेटे तार सप्तक की अगर हम बात करें तो तार सप्तक बोल ले तो पहला तार सप्तक 1943 में आया भाई। तो बेटा पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। तो प्यारे बच्चों आया भी हुआ था, ये जो इनके डिपार्टमेंटली एग्जाम हुए कि इसके उनमें पूछा भी गया था कि कौन सा कवि इस तार सप्तक का नहीं है। चारों तार सप्तक के कवि आपको याद होने चाहिए, विद ट्रिक से होने चाहिए। तो बेटा 1951 में दूसरा तार सप्तक आया है जो बेटे बी ऑप्शन पर था। तो बेटे जी 1951 में दूसरा तार सप्तक जो है वो आया था। बढ़ते बेटा आगे। नव भगत माला रचना किसकी है। प्रेमगन की, राधाचरण गोस्वामी की, नाभादास की या भारत तेंदु जी की। तो बेटे आपका है ये हाँ जी क्वेश्चन नंबर है बेटे 23। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो फटाफट बताएंगे कि सर ये रचना जी थोड़ा जी हाँ जी।
तो बेटे नव भक्तमाल रचना किसकी? एक भक्तमाल है नाभादास की। तो नव भक्तमाल की अगर बात करें, प्रेम घन राधाचरण गोस्वामी नाभादास भारतेंदु। तो प्यारे बच्चों ये जो रचना है जी, ये जो रचना है बेटा वो राधाचरण गोस्वामी जी की है भी। बढ़ते हैं आगे। हाइकू 1999 संकलन का संपादन किसने किया? बेटा ये एक अलग नया छंद है जो जापान में लिखा जाता था जी। तो हाइकू 1999 संकलन का संपादन किसने किया? ए पर है डॉक्टर कमलेश भट्ट, बी पर है डॉक्टर सुधा गुप्ता, सी पर है डॉक्टर महेश्वर तिवारी जी, डी पर है डॉक्टर भगवत चरण अग्रवाल। तो बेटे प्यारे बच्चों फटाफट बताएंगे जी। इसका जो संपादन किया था वो किया था बेटे डॉक्टर कमलेश भट्ट ने भाई। बढ़ते हैं आगे। 3 पंक्तियों का छंद है भाई ये। जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु कौन थे? नवनीत चतुर्वेदी, दिवाकर भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भाई। तो प्यारे बच्चों जगन्नाथ जी नवनीत चतुर्वेदी के गुरु थे बेटे। जगन्नाथ दास रत्नाकर बेटे ब्रज भाषा में कविता लिखते थे जी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी। तो प्यारे बच्चों ये कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी। काफी इंपॉर्टेंट है, ज्ञान संचित याद रख लेना, काफी बार पूछा जाता है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे। प्यारे बच्चों क्या लगता है कि छायावाद पहले से शुरू हो चुका है? तो इसकी अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, हाँ जी, तो मुकुटधर पांडे जो है उसकी रचनाओं में छायावाद का पहले ही आभास हो गया था, इसलिए मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है भी जी। माता के आंचल जी, ये है बेटा आपका एनसीईआरटी, आपका सर एनसीईआरटी कराइएगा बिल्कुल लीजिए। माता का आंचल के आधार पर बताइए कि बाबूजी कागज की पर्चियों पर राम नाम लिखकर क्या करते थे? ए उन्हें मंदिर में रखते थे, बी उन्हें तिजोरी में रखते थे, सी उन्हें आटे में लपेटकर मछलियों को खिलाते थे, डी उन्हें बच्चों को बांट देते थे। तो प्यारे बच्चों उनको आटे में लपेटकर जी। कवि रचनाकार है माता का आंचल है, उसके रचनाकार है शिव पूजन साहे देहाती। उपन्यास का ये भाग है प्यारे बच्चों, और काफी अच्छे रचनाकार हैं शिव प्रसाद जो साहे जी हैं, शिव मंगल जो साहे जी हैं बेटे, शिव पूजन साहे जी, उनके बारे में पूछा जाता है कि ठेठ गांव की भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो बेटा ये आपके एनसीईआरटी से थोड़ा समझ के चलना आता है, जीवन परिचय पूछा जाता है और रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो शिव पूजन साहे जी बेटा एकदम देहाती बिहार से आते थे। जब सभी भारतीय नेताओं की मूर्तियों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली, तब मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया? भाई वो रानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर थी और प्यारे बच्चों जॉर्ज पंचम की जो लाठ थी या मूर्ति थी उस पर नाक नहीं थी। तो जी 10th क्लास में है जॉर्ज पंचम की नाक। जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया उस मूर्तिकार ने। पत्थर की खोज का, सन 1942 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक का, और डी पर है पत्थर की नाक का। प्यारे बच्चों बड़ा अच्छा है ये, और जी क्योंकि वो सभी नेताओं की नाक उससे लंबी निकली जिसकी मूर्ति, तो उसने छोटे बच्चों की नाक का सुझाव दिया था जो 1942 में शहीद हुए थे कि उनकी नाकें छोटी होगी। तो बेटा C4 करेक्ट है, ये ध्यान से करना, ऐसे क्वेश्चन बनाता है बेटा। अध्याय साना साना हाथ जोड़ी में जितेन नार्गे की भूमिका है। जितेन नार्गे कौन था भी? साना साना हाथ जोड़ी, वो बेटे वहां यात्रा पर गए हुए थे। तो वहां यात्रा पर गए हुए थे तो वो जी तिब्बत, और कितना अच्छे कितनी स्पीडी कितनी अच्छी यात्रा थी। तो लेखक है नार्गे की भूमिका में, यात्री लेखक की भूमिका में है, यात्री की भूमिका में है, गाइड की भूमिका में है, या फिर सिक्किम निवासी की भूमिका में है। तो बेटा जो गार्गे है वो गाइड कर रहा था भाई, गाइड कर रहा था साना साना जुड़ी सुंदरता को देखकर। हाँ जी बढ़ते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ?
निबंध में लेखक ने रचनाकार के लिखने का मुख्य कारण क्या बताया? अगेय है भाई रचनाकार इसके कि कोई भी इंसान क्यों लिखता है। जी समझ आ गया, 10th क्लास में है मैं क्यों लिखता हूं। तो बेटे गुरु का आग्रह, रचनाकार की भीतरी व्यवस्था, सी पितृ आज्ञा, डी प्रकाशक का आग्रह। तो बेटा रचनाकार की भीतरी जो व्यवस्था अर्थात लेखक को भीतर जो उसके अंदर भाव उमड़ते हैं, वो जो अनुभूति होती है, जब तक वो लिख नहीं लेता ना उसको कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए बेटे रचनाकार की भीतरी व्यवस्था उसको लिखने के लिए मजबूर करती है। जी इसके बाद बेटे आगे बढ़ते हैं, 32वां प्रश्न आपके सामने। जी लीजिए भाई, ये रहा कैप्टन, ध्यान से, कैप्टन चश्मे वाले की कौन सी विशेषता थी जो उसे नेताजी और देशभक्ति के प्रति समर्पित करती थी? कैप्टन चश्मे वाला भाई अर्थात एक मूर्ति ऐसी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिसके ऊपर चश्मा नहीं था। 10th क्लास का बेटा ये भी। जी तो कौन सी विशेषता ऐसी थी जो उसको नेताजी और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ाते थे और देशभक्ति के पास जी के प्रति समर्पित करती थी? ए नेताजी की मूर्ति के पास बांस को गाड़ना, बी सड़क पर विभिन्न प्रकार के चश्मे बेचना, सी बार बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देना, डी मरियल व लंगड़ा होती हुई भी चश्मा बेचना। बेटे बार बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देना, सी फॉर करेक्ट भाई। नेताजी के प्रति भी और देशभक्ति भी। दो बैलों की कथा 9th में बेटे, दो बैलों की कथा कहानी के अनुसार जानवरों में सबसे बुद्धिहीन जानवर कौन कहा जाता है? जानवरों में सबसे बुद्धिहीन जानवर गाय, गधा, बकरी या फिर बैल? सबसे बुद्धिहीन बेटे गधे को माना जाता है। जी और प्रेमचंद जी ने प्रयोग भी किया है कि बछिया का ताऊ, बैल के लिए बछिया का ताऊ शब्द प्रयोग किया। जी तो गधा सबसे बुद्धिहीन जीव माना प्रेमचंद जी ने। फणीश्वर नाथ रेणु को किस उपन्यास ने प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाया? ए है दीर्घ तप्ता, बी है ठुमरी, सी है कितने चौराहे और डी है मैला आंचल। तो बेटे पहला मैला आंचल माना जाता है इनका आंचलिक उपन्यास, इसी ने इनको प्रसिद्धि पर पहुंचाया था। बिहार से संबंध रखते हैं बेटा, तो वहां की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है ये। जी तो प्यारे बच्चों डी फोर्डन मैला आंचल उपन्यास, और ये क्योंकि 9th में है और इस जल प्रलय में इनकी रचना है, तो ऐसे पूछते हैं बेटा वो आपसे। संस्कृत यान शब्द में उपसर्ग है, तो बेटे ये राहुल जी का सरनेम है। तो केदारनाथ पांडे जिनका बेटे बचपन का या मूल नाम था राहुल संस्कृत यान का, तो बेटे इसमें उपसर्ग है सा जमा सा सम या सान या फिर सामान। प्यारे बच्चों बिल्कुल इजी है उपसर्ग प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा सम उपसर्ग है बेटे, बी फॉर बेस्ट भाई। सम जमा संस्कृत में भी संसार में भी सम उपसर्ग होता है बेटे। प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग हरिशंकर परसाई की किस विधा की रचना है? 9th क्लास बेटा प्रेमचंद के फटे जूते आता है पेपर में। ए कहानी, बी निबंध, सी रिपोर्टाज और डी है बेटे संस्मरण। तो प्यारे बच्चों ये जो रचना है प्रेमचंद जी की वो है आपकी निबंध लिखा है बेटा जो प्रेमचंद जी के ऊपर निबंध लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। फटे हुए जूते देखकर भी फोटो खिंचवाने चले गए थे प्रेमचंद। कितने महान लेखक हो आप, फिर भी आपको शर्म नहीं आई। तो बेटा व्यंग किया है कि इस फटे जूते से मैंने संसार में बहुत सारी वस्तुओं को ठीक किया है। जिद, रीढ़ की हड्डी एकांकी में घोर रूढ़िवादिता, ये भी 9th क्लास में है बेटा। रीढ़ की हड्डी एकांकी में घोर रूढ़िवादी दकियानुसु व अवसरवादी पात्र है। ए रतन, बी गोपाल प्रसाद, सी है शंकर, डी है बेटे राम स्वरूप। प्यारे बच्चों गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी है भाई, बी फॉर बेस्ट। वो लड़की को देखने आते हैं और फिर तरह तरह की बात, फिर लड़की बोल उठती है। रीढ़ की हड्डी देखो इसकी। छोटा जादूगर नामक कहानी के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या शिव मंगल सिंह सुमन। बेटे छोटा जादूगर बेटे छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की कहानी है। जी बढ़ते हैं बेटा आगे। मेरे संग की औरतें संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया? ए मृदुला गर्ग, बी मनु भंडारी, सी महादेव वर्मा और डी पर है भी कृष्णा सोबती। तो प्यारे बच्चों मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग का निबंध है, 9th क्लास में है। आगे बढ़ते हैं बेटे।
निम्न में से कौन सा रचनाकार अपनी रचनाओं के साथ सम्मिलित नहीं है? अर्थात जी किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया? शमशेर बहादुर सिंह, माटी वाली विद्यासागर नोटियाल, और सी है इस जल प्रलय में फणेश्वर नाथ रेणु, डी है उपर्युक्त सभी। तो बेटे बताएं कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 है। अर्थात बेटा तीनों की ही रचनाएं हैं ये। बिल्कुल ठीक है। ये रचना है शमशेर बहादुर सिंह की, माटी वाली विद्यासागर नोटियाल की, और 9th क्लास में बेटा जिस ये भी। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 भाई, चल भी पर चल जल्दी। अच्छे पुत्र की निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? ए सरलता, बी स्पष्टता, सी संक्षिप्तता। तो बेटे ये अच्छे पुत्र की कौन सी विशेषता आपको लगता होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो भी तीनों विशेषताएं होनी चाहिए अच्छे पुत्र में। सरल भी हो, स्पष्टवादी भी हो, छोटी बात कहे ज्यादा बड़े नहीं। तो बेटा डी फॉर डन, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कहानी और कहानीकार बताने बेटे आपको बताना होगा कि भी कौन सा जोड़ा गलत है। हाँ भाई जी, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 42। ये तेरे प्रतिरूप अगय, पत्थर की आंखें कमला जोशी, डिप्टी कलेक्टर मुक्ति बोध, और डी पर है भाई बदबू। मेरे प्यारे बच्चों देखते ही पता चलना चाहिए इसका। जी प्यारे बच्चों ये जो है इनमें से बताना आपको कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बेटे 42 के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जी सी डिप्टी कलेक्टर मुक्ति बोध की नहीं है भाई जी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नई कहानी को सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है, नई कहानी को सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का हास, या कथन किस आलोचक का है? भाई नई कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है कथा तत्व का हास किया गया है। ये कथन नई कहानी के बारे में किस रचनाकार, किस आलोचक का है या आचार्य का है? ए पर है डॉक्टर नामवर सिंह, बी पर है गणपति चंद्र गुप्त, सी पर है प्रेमचंद, और बेटे अगर बात करते हैं डी तो डी पर है डॉक्टर नगेंद्र। तो प्यारे बच्चों ये कथन है गणपति चंद्र गुप्त का। नई कहानी आई उससे पहले प्रेमचंद जी बेटा इस दुनिया से जा चुके थे। प्रेमचंद जी का देहांत हो गया था बेटे 1936 में भी। किस उपन्यास में विभाजन से पूर्व पंजाब के आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी है? ए कुंतो, बी जिंदगी नामा, सी है नीम का पेड़, और डी है बेटे तमस। तो प्यारे बच्चों जी ये जो है कि भी कुंतो में है बेटा विभाजन से पहले की, ये सारी बाद की हैं। जिंदगी नामा तुम तमस ये बाद की हैं। आहों की बैसाखिया उपन्यास किसका है? आहों की बैसाखिया मंजुल भगत, दीप्ति खंडेलवाल, दिनेश नंदिनी, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ये जो उपन्यास है सी फोर दिनेश नंदिनी का है बेटे। उपन्यासकार हैं ये, तीनों उपन्यासकार हैं ये। हाँ जी लेखिकाएं हैं। खड़ी बोली में प्रथम अनुदित नाटक शकुंतला का रचनाकार कौन है? खड़ी बोली में प्रथम अनुदित, खड़ी बोली में सबसे पहले जो अनुवाद करके लिखा गया वो नाटक था शकुंतला। रचनाकार है सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र। तो बेटे ये लक्ष्मण सिंह ने सबसे पहले खड़ी बोली में लिखा था शकुंतला, जिसको संस्कृत से खड़ी बोली में अनुदित किया या रूपांतरित किया या ट्रांसलेट किया। भाई हिंदी रंगमंच का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिंदी रंगमंच ए जयशंकर प्रसाद, बी सितारे हिंद, और डी पर है उदय शंकर भट्ट, और सी पर है उदय शंकर भट्ट बेटे, डी पर है भारतेंदु जी। तो बेटे हिंदी रंगमंच के जन्मदाता सबसे ज्यादा नाटकों की रचना अपने समय में भारतेंदु जी ने की थी। बेटे इनके नाटक आपके पेपर में केबीएस में आएंगे जी। मौलिक नाटक भी याद कर लेना और अनुदित नाटक भी याद कर लेना। इसीलिए इनको रंगमंच जहां पर नाटक अभिनय किया जाता है उसके जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद जी का नहीं है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बोर आ गए, ठाकुर की बटोर, विचार के फूल। तो प्यारे बच्चों
शीर्ष के फूल है इनका, विचार के फूल नहीं है। डी फॉर डन भाई। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? श्रद्धांजलि के फूल, लज्जा और गलानी, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, श्रद्धा और भक्ति। क्लियर दिख रहा है बेटे? अगर बात करें 49 की तो श्रद्धांजलि के फूल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। बहुत बड़े या निबंधकार हैं बेटे, उच्च कोटि के निबंधकार हैं। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के रचनाकार हैं कृष्णा सोबती, मैत्रीय पुष्पा, पद्मा सचदेवा, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, मैत्रीय पुष्पा का है ये। कस्तूरी कुंडल बसे बेटे कई बार पूछा जाता है, ध्यान से करेंगे सारे बच्चे। बढ़ते हैं आगे। जिनके साथ जिया संस्मरण किन के द्वारा रचित है? अमृतलाल नागर, अमृत राय, अगय, इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों अमृतलाल नागर का है बेटा ये संस्मरण जी। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स, त्रियोस्की और एशियाई समाज के रचनाकार कौन है भाई? ए पर है रामचंद्र शुक्ल, बी पर है रामविलास शर्मा, सी पर है राहुल सांस्कृतियायन, डी पर है अगय। तो प्यारे बच्चों इसकी अगर हम बात करें तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा भाई जी। रामविलास शर्मा बेटे जी प्रगतिवादी आलोचक हैं। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तिब्बत में 1.25 वर्ष राहुल सांस्कृत्यायन, उत्तराखंड के पथ पर राहुल, सी पैरों में पंख बांध कर विद्यानिवास मिस्र, डी सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। तो बेटे आपको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। पैरों में पंख बांध कर, सबको पता है बेटे ये किसकी रचना है? ये बेटे राम वृक्ष बेनीपुरी। बढ़ते हैं बेटे आगे। चलो चल जल्दी। क्वेश्चन नंबर है 54। जल्दी आ भाई, जल्दी आ। टाइम पहले ही कम है बच्चों के पास भी और हमारा जी। आइए भी आगे चलिए भी। विपाशा पत्रिका का संपादन किस राज्य की सरकार करती थी? एक क्वेश्चन आएगा भी यहाँ से। जो पत्रिकाएं हैं तो विपाशा जो पत्रिका है उसका संपादन किस राज्य की सरकार करती थी? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो बेटे ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसको प्रकाशित करती थी भाई। हाँ जी। बढ़ते हैं आगे। कहानी सम्राट किस साहित्यकार को कहा जाता है? बनेगा भी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट बनेगा, क्योंकि पेपर में इस रचनाकार की टीजीटी में भी आती है और पीजीटी में भी आती हैं। तो किस को कहानी सम्राट कहा जाता है? कैलाश सक्सेना, महेश दास भट्ट, धनपत राय, ब्रैकेट में है प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद। तो बेटा प्रेमचंद जी को कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट कार के नाम से जाना जाता है। और प्यारे बच्चों अगर हम कहानी का काल विभाजन करते हैं या उपन्यास का काल विभाजन करते हैं तो प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर। तो इस तरह से कहानी भी और उपन्यास भी, इसलिए कहानी सम्राट हो या उपन्यास सम्राट हो बेटे प्रेमचंद जी ही आएंगे। बढ़ते हैं आगे। रघुवीर साय को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो। बेटे एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा जी। और रघुवीर साय को आपको पता है एनसीईआरटी में है ये। तो बेटा लोग भूल गए हैं, इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको। हिंदी में प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है? नंद दुलारी वाजपेयी, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र और डी है प्यारे बच्चों प्रभाकर माचवे। तो देखिएगा ध्यान से बेटे, यहाँ पर प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर आ जाता है तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। और दूसरे तार सप्तक में अगे ने तो क्लियर कर दिया था कि भी प्रयोगवाद नाम की कोई चीज नहीं है। हम जो है ना राहों के अन्वेषी अर्थात नई नई राहें खोजते हैं, तो हमें प्रयोगवाद ही ना कहा जाए। तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। और बेटे छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग आ जाए तो मुकुटधर पांडे ने किया था। और बेटे नई कविता का सबसे पहले प्रयोग आ जाए तो अगे ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बेटे जी, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में हैं।
ये रचनाकार तो जी अपने रूप गुण कार्य या विशेषताओं के सादृश्य या प्रत्यक्षता के कारण जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत भाव विचार क्रियाकलाप देश जाति संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है तो उसे प्रतीक कहा जाता है। कथन है भी नगेंद्र का, भागीरथ मिश्र का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का या डॉक्टर कुमार विमल का। भाई प्यारे बच्चों भागीरथ मिश्र का कथन है ये, भागीरथ मिश्र का भी। बढ़ते हैं आगे। नंददास के गुरु हैं, नंददास के गुरु हैं रामानंद, अग्रदास, विठलनाथ या फिर नरहरिदास। नंददास भी उन अष्ट छाप के जो कवि हैं उनमें शामिल थे। अष्ट छाप में 4 और 4 8 कवि थे, 4 जो शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और बेटे 4 शिष्य उनके पुत्र विठलनाथ के थे। तो बेटे पहले जो 4 हैं वो 84 में से लिए, विठलनाथ ने जो उसके पिता की 84 थी उनमें से 4, अपने 252 में से 4 लिए भी। तो कुंभनदास है, सूरदास है, तो बेटा कुंभनदास है, सूरदास है, परमानंद दास है और बेटे कृष्णदास हैं, ये आपके हैं वल्लभाचार्य के। और जो नंददास जी हैं विठलनाथ के भी। सबसे ज्यादा नंददास जी सबसे ज्यादा काव्य शास्त्रीय माने जाते बेटे अष्ट छाप के कवियों में। प्रतीकवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। विपाश्चात्य काव्य शास्त्र इलियट, कार्वे, बादलेयर या फ्रायड। बेटे बताएंगे आप प्रतीकवाद के, अगर पूछा जाता आपसे कि प्रतीकवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो बेटे इसके लिए हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों बादलेयर भी। बादल प्रतीक है क्रांति का, याद रखने के लिए तो बादलेयर C4 करेक्ट भाई। आगे बढ़ते हैं। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, भूछाए में कौन सा अलंकार है? बेटे देखिएगा इसमें आपका वृत्त जी छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास या श्रुतानुप्रास। बेटे जब कोई एक वर्ण बार बार आता है एक साथ ता 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 तो वहां वृत्तानुप्रास हो जाता है। और एक वर्ण जब 2 बार आता है तो वहां पर छेकानुप्रास हो जाता है। एक वर्ण जब अर्थात एक पंक्ति जैसे एक बार लिखी गई है वैसी दोबारा लिखी जाती है लेकिन अर्थ भिन्न, लाटानुप्रास हो जाएगा। और एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले अनेक वर्ण जब एक पंक्ति में आते हैं तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। तो बेटा एक वर्ण आ रहा ता ता ता, इसलिए प्यारे बच्चों ये आपका वृत्तानुप्रास है। इन करुण कलिल हृदय में, इन करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई? ए लाटानुप्रास, बी श्रुतानुप्रास और डी है बेटे छेकानुप्रास, सी है छेकानुप्रास, डी है बेटे वृत्तानुप्रास। तो प्यारे बच्चों देखिएगा वही छेका, देखिए करुण कलित जी, उसके बाद देखिएगा करुण कलित, तो ये 2 बार आया है कह तो इसी तरह से बेटे ये हो जाएगा आपका यहां पर छेकानुप्रास। या देखिएगा जैसे ई की मात्रा और ई की मात्रा, तो बेटे जब 2 बार आता है तो उसको छेकानुप्रास बोल देते हैं, एक ही वर्ण। पाप प्रहार प्रकट कई, पाप प्रहार प्रकट कई सोई भरी क्रोध जल जाई न जोई में कौन सा अलंकार है? लीजिए भी छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर श्रुता अनुप्रास। प्यारे बच्चों फटाफट जी देखिएगा ध्यान से। पाप प्रहार प्रकट जी, पाप प्रहार प्रकट जल जाई जोई, तो बेटे जब एक ही बार आता है एक ही वर्ण तो बेटे वहां पर हो जाता आपका वृत्तानुप्रास जी। बढ़ते हैं आगे। लोजाइंस ने काव्य और कला की मूल शक्ति किसे कहा? आनंद अनुभूति, उपदेशात्मकता, यथार्थ बोधकता या चिंतन परकता। बेटे पाश्चात्य काव्य शास्त्र है लोजाइंस, तो इसने किसको माना है काव्य की मूल शक्ति? आनंद। बेटे ज्यादातर आपके जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है काव्य की मूल वो आनंद को ही मानते हैं, आनंद प्राप्ति। तो बेटे A4 एडवांस हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो बेटे देवनागरी लिपि में कुल मिला के 50, 51, 52 या 53, तो बच्चे 52 वर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। आएगा भी
ये मत भूलना कि ब्रज भाषा का उदय निम्न में से किससे हुआ। जी, ब्रज भाषा का उदय निम्न में से किससे हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से करना बेटे। कहाँ गई जी, अरे जल्दी चलना, एक मिनट भाई। तो प्यारे बच्चों देखते हैं जरा, हाँ जी, यहाँ से बनेगी बात भाई। तो ब्रज भाषा भी बराचड अब वंश से मध्यवर्ती रूप से, सोर सैन्य वंश के मध्यवर्ती रूप से, दोनों के मिले जुले रूप से इनमें से कोई नहीं। तो बेटे जो ब्रज भाषा का उदय है वो सोर सैन्य, डबल मात्रा आई बेटे, सोर सैन्य वंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। क्योंकि प्यारे बच्चों ब्रज भाषा जो है वो बोली है पश्चिमी हिंदी की, और पश्चिमी हिंदी निकली है सोर सैनी अपभ्रंश से। B4 बेस्ट है भाई। बढ़ते हैं आगे। आरंभिक ब्रज भाषा के कितने रूप मिलते हैं भाई, आरंभिक जो ब्रज भाषा उसके कितने रूप मिलते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4 भाई, ऑप्शन बताएंगे तो बेटे कोई भी भाषा उसके 2 ही रूप मिलते हैं, एक तो साहित्यिक मिलता है और एक व्यवहारिक बेटा, तो इसके भी 2 ही रूप हैं। B4 बेस्ट भाई। अर्ध सरकारी पत्र में भवदीय का प्रयोग होता है। अर्ध सरकारी जो पत्र हैं, एक तो होता सरकारी पत्र अर्थात औपचारिक, एक अनौपचारिक जो सरकारी अर्ध सरकारी, उसमें भवदीय का प्रयोग ए होता है, बी नहीं होता, और सी कुछ कह नहीं सकते, डी इनमें से कुछ नहीं। प्यारे बच्चों भवदीय का प्रयोग अर्ध सरकारी पत्र में नहीं होता, ध्यान से करना बेटे, आएगा ये पेपर में, ये आपके एनसीईआरटी से ही हैं सारे। बड़ी आगे, अर्ध सरकारी पत्र में महोदय का प्रयोग ए होता है, बी नहीं होता, सी कुछ कह नहीं सकते, डी यह तो आवश्यक है। तो बेटे 69 के लिए बताएंगे फटाफट, यह तो आवश्यक है, ऐसा कह रहा है डी ऑप्शन बेटे। तो बेटा ए, बी, सी या डी। प्यारे बच्चों इसकी अगर हम बात करें, इसका भी प्रयोग नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अनुस्मारक का प्रयोग किया जाता है जी, जब किसी पत्र का जवाब नहीं मिलता, एक स्थिति में किया जाता है, किसी भी स्थिति में नहीं किया जाता। तो बेटे इसका प्रयोग जब किया जाता है जब किसी का जवाब नहीं मिलता। ए अनुस्मारक का, ध्यान रहे भाई, जो ये क्वेश्चन अब हो रहे हैं गौर से करना। नमस्ते में संधि विच्छेद है, नमस्ते की अगर संधि विच्छेद की बात करें तो बेटा विसर्ग संधि है, नम जमाते, तो ये हो जाएगा बेटे नमस्ते जी, नम जमाते, नमस्त जमाते, तो बेटा B4 बेस्ट। बढ़ते हैं आगे। नील गगन में कौन सा समास है, ए बहुवीरी, बी दबंधव, सी कर्मधारय, डी दविगु बेटे। नीला है जो गगन, विशेषता बताई गई है बेटे कर्मधारय। बढ़ते हैं आगे। जी आगे बढ़ते बेटे। अंतस्थ ध्वनियां हैं, आपके सामने ऑप्शन दे रखा है बेटे, आपको बताना है कौन सी ध्वनि अंतस्थ है। ए अघोष तथा अल्पप्राण, बी सघोष तथा अल्पप्राण, डी सघोष तथा महाप्राण, बी है अघोष तथा महाप्राण। तो जो अंतस्थ ध्वनियां हैं प्यारे बच्चों बताना है आपको, वो बेटे सघोष भी हैं और अल्पप्राण भी हैं जी। अंतस्थ जो ध्वनियां हैं यह रैलव है, वो सघोष और अल्पप्राण है भाई। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनी है, मिठास, सजाना, घबराना, अपना। तो बेटा जो मिठास है मीठा से बनी है, मिठास, ए बिल्कुल भाई। आएंगे बेटे क्वेश्चन, ध्यान से करना। निम्न में से विशेषण चुनिए, कौन सा शब्द विशेषण है, थोड़ा, स्वयं, मिठास और भलाई। बेटे देखिएगा थोड़ा विशेषण है ए ठीक आपका, स्वयं हो जाएगा सर्वनाम निजवाचक, मिठास भाववाचक संज्ञा, भलाई भाववाचक संज्ञा बेटे। बढ़ते हैं आगे। कौन सी क्रिया कर्मक है भाई, भरवाना, रोना, अरे क्या हो गया, आ जाओ आ जाओ, हाँ जी।
देखिए बेटे, कहाँ जा रहा है, बार बार कहाँ जा रहा है। हम्म, तो बेटे कौन सी क्रिया कर्मक है। भरवाना, रोना, चलना या जाना। तो बेटे चलना है, कहाँ, क्या हो गया ये। क्या होगी। चलो पकड़ के रखते हैं, देखते हैं। तो बेटे कौन सी क्रिया कर्मक है, देखते हैं प्यारे बच्चों। भरवाना, रोना, चलना या जाना। तो प्यारे बच्चों भरवाना जो है इसमें आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी भी ए। बेटा ये मारकर चलाते शायद ही चला जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे काम चला लेंगे। किस शब्द में भर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ए भरपेट, बी भरपूर, सी भरमार। तो प्यारे बच्चों डी है भरत। तो बेटे किस में भर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। भरपेट बिल्कुल है भाई, भरपूर में है, भरमार में, तो भरत में नहीं हुआ बेटा, वो जी डी हो जाएगा इसका। किस शब्द में ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। किस शब्द में ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो देखते हैं प्यारे बच्चों। अरे हो क्या गया इसमें, अभी मैं फोन भी लेके नहीं आया उस लड़की को जी। किस शब्द में ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। चले, धीरे, पीछे या बदले। तो बेटे प्यारे बच्चों चले, चल जमा ए, धीरे धीर जमा ए, पीछे पीछ जमा ए जी, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका, सी में भाई। आगे ये ना अपने आप चला जा रहा है, प्रकाश अपने आप जा रहा है, पता ना क्या हो रहा है। अब देखिएगा भाई कौन सा शब्द संकर है। संकर वो शब्द होता है बेटा जिसमें दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है। एक बार चेक करो इसको क्या प्रॉब्लम है, ऐसे आ भी जाता है और फिर चला जाता है। तो बेटे कौन सा शब्द संकर है। रेलगाड़ी, बस, ट्रक या गाड़ी। तो बेटा रेलगाड़ी, रेल शब्द है इंग्लिश का और गाड़ी शब्द है हिंदी का, दो विभिन्न भाषाओं के लिए ये हो जाएगा भी ठीक। हाँ थोड़ा केवल बेटे 2 सेकंड का टाइम दे, अभी हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ जी तो प्यारे बच्चों हो जाएगा अब। हाँ भाई अब देखते हैं, देखिएगा भाई जी, अब बन जाएगी बात। कौन सा शब्द संकर हम यहां पर थे। तो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 80 है भाई। अरे आजा जल्दी। यात्रा जून में करेंगे वाक्य में कारक है। ए कर्ता, बी संबंध, सी कर्म, डी अधिकरण। तो बेटे यात्रा जून में करेंगे, यहां पर में है तो बेटा अधिकरण कारक है ये। बढ़ते बच्चे आगे। अध्यापक के चारों ओर विद्यार्थी हैं वाक्य में अव्यय है। ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी है निपात। तो अध्यापक के चारों ओर, तो बेटे संबंध बताया गया कि अध्यापक के चारों ओर बेटा संबंध है ये, संबंध बोधक अव्यय है प्यारे बच्चों। जोबन का तत्सम शब्द है। जोबन, यौवन, यौवन या यौवन भाई। बेटा जो जोबन होता है जिसको आप जवानी बोलते हैं उसका तत्सम शब्द है यौवन। बेटे यह को तदभव जब करते हैं यह का तो जय बन जाता, जैसे यमुना से जमुना हो जाएगा, तो बेटे जोबन से यौवन हो जाएगा। आभास, आभास, इन दोनों में बताना है कि आभास का क्या मतलब और आभास का क्या मतलब है। इच्छा, उम्मीद, प्रतीत, भूमिका, भूमिका प्रतीत, आसार प्रतीत। तो बेटा इसका हो जाएगा आभास। आपको किसी चीज का प्रतीत होता है कि भी ऐसा होगा, और आभास का मतलब होता है भूमिका। तो बेटे बी हो जाएगा इसका, श्रुत संविनार्थी था ये।
आगे बढ़ते हैं। जमीन पर पैर न पड़ना, मुहावरा बेटे। अभिमानी होना, नाजुक होना, थक जाना, कल्पनाशील होना। तो बेटा जमीन पर पैर ना पड़ना, कल्पनाशील होना मतलब ऊपर ऊपर के भी बहुत बड़ी कल्पना में खो जाते हो आप। सी डी है बेटा इसका। आगे बढ़ते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो बेटा बताएं एक बार जरा। एक दूसरे की नकल करना, पड़ोस का असर पड़ना, एक खेत के सब खरबूजे समान होते हैं, समूह में सभी लोग परस्पर समान व्यवहार करते हैं। तो बेटे इस पर हो जाता है कि भी समूह में जो लोग रहते हैं वो वैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। संगत का असर बेटे D4 डन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई अम्ब, आब, पय या भवय भाई। तो प्यारे बच्चों जल का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका जी भवय नहीं है भाई। भवय जो है वो भूमि का है भाई। आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल का विलोम शब्द है उज्ज्वल, धूमिल, प्रज्वल, विजुवल, जवल भाई। उज्ज्वल का बेटे जो विलोम शब्द है वो धूमिल है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सर्वनामों के साथ विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है मिलाकर, अलग अलग। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सर्वनामों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखे जाते हैं, जैसे उस की, उस ने, तो मिलाकर सटाकर किया जाता है, इसलिए बेटे ए ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। रोशनी और अमरजीत वाटर पार्क गए में वाक्य में, और क्या हो गया, रोशनी और अमरजीत वाटर पार्क गए। तो देखिए बेटे वाटर पार्क गए वाक्य में काल है, अरे इधर आ जाना एक से। हाँ भी देखिए रोशनी और अमरजीत वाटर पार्क गए वाक्य में काल है, ए वर्तमान, बी भूतकाल, सी संदिग्ध भविष्यत, डी है सामान्य वर्तमान। तो बेटे रोशनी और अमरजीत वाटर पार्क जा चुके हैं और बेटे क्रिया पूरी केवल और केवल भूतकाल में होती है, इसलिए बेटे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के अशुद्ध खंड का चयन कीजिए भाई। आपके सामने वाक्य है, अशुद्ध खंड बताना इसका। मेरी निगाह, फिर चलेगा भी ये, मेरी निगाह मेरे पुस्तक की ओर, मेरे पुस्तक नहीं होगा भाई, ये हो जाएगा यहां पर मेरी पुस्तक, अर्थात बेटे इसमें बी ऑप्शन है वो गलत है, पढ़ते ही मेरी होता पुस्तक। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता। संप्रेषण जब आप कम्युनिकेशन भाषा सिखा रहे हैं, शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, लक्ष्य भाषा के रूप पर केंद्रित होना, शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, डी है इनमें से अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा उच्चारण पर। तो प्यारे बच्चों शिक्षार्थियों को सी हो जाएगा, संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करना ही संप्रेषणीय शिक्षण की मुख्य विशेषता होती है। वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे कहेंगे बेटे, ऑप्शन है आपके सामने जी, कार्य आधारित भाषा अधिगम, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक सहकारी। तो बेटे संप्रेषण भाषा, तो बेटे कार्य आधारित भाषा शिक्षण जो है या अधिगम है उसमें प्रयोग किया जाता शरीर का, ए ऑप्शन। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्त क्या है भाई, पढ़ाई लिखाई और संख्या को पहचानना, अर्थात किसको आप साक्षर कहेंगे, सुनना बोलना एवं अंकगणित, पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं, सी है लिखना पढ़ना पर्यावरण अध्ययन, डी है पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ खेलना। तो बेटे डी हो जाएगा इसका, पढ़ना भी आए उसको, लिखना भी आए और अंकों के साथ खेलना भी आ जाए बेटे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं कि बिल्कुल सहजता से प्रयोग करे वो। शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है।
वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, वह सबसे अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए, वह कार्य अध्यापक के दृष्टिकोण से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसका कोई सामाजिक उपयोग ना हो बेटे। वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, किसी उद्देश्य से किया जाना चाहिए भाई। बढ़ते प्यारे बच्चों आगे। व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है, मातृभाषा द्वारा सिखाने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, विद्यार्थियों को भाषा के धारा पर प्रयोग योग्य बनाना। तो बेटे व्याकरण अनुवाद विधि में है कि विद्यार्थी ये व्याकरण को महत्व देना भी होगा, संप्रेषण को संवर्धन करना, विद्यार्थियों भाषा धारा करने योग्य बनाना। तो प्यारे बच्चों इसमें आ जाएगा विद्यार्थियों के संपर्ण कौशल को संवर्धन करना, क्योंकि व्याकरण आप अनुवाद विधि सिखाओगे, मातृभाषा के बगैर नहीं सिखा सकते, व्याकरण के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। विद्यार्थियों को भाषा की धारा पर प्रयोग करना सिखाओगे तभी बेटा होगा। तो बेटे उसका कौशल, संप्रेषण कौशल को सुधारना, ये अनुवाद विधि में नहीं आता भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। एक अच्छी पाठ्य विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल हो, बिल्कुल हो भाई। भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थी के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। एक अच्छी पाठ्य सामग्री वह है जो अच्छी खासी लंबी हो, ये गलत है भाई। अच्छी खासी लंबी होना नहीं, इफेक्टिव होना चाहिए बेटा सामग्री को जी, और मानसिक स्तर के अनुसार हो। निम्न में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, अनुमान लगाने का कार्य, शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण। तो बेटे इसमें आ जाएगा आपका पठन पूर्व अनुमान लगाने का कार्य दिया जाता है, ताकि पता चले बच्चों का दिमाग कहाँ तक चलता है। बढ़ते हैं भी आगे जी। 98वां क्वेश्चन बेटा आपके सामने, किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के या पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधित कार्य खाली स्थान के अंतर्गत आता है। एक्स्ट्रापोलिटिव, बोधात्मक प्रश्न, पाठ विश्लेषण, भाषा विश्लेषण। एक्स्ट्रापोलिटिव ये हो जाएगा बेटे, भाषा कक्षा में काव्य खाली स्थान है वैसे पढ़ाया जाना चाहिए जैसे गद्य, बिल्कुल भी नहीं। कवि का विस्तार से परिचय देना चाहिए, जरूरी नहीं है। समझे सराहने और आनंद लेने के लिए जी, बिल्कुल सी ठीक है। कवि और कविता के बारे में जी समझाओ, उसको सराहो और बच्चे आनंद लें। लास्ट प्रश्न है बेटे आज की इस सीरीज का, टीजीटी का। एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है। ये तकनीकी शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देने के लिए शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का प्रयोग करना, उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत एवं कमजोर श्रेणी में वर्गीकृत करना, भाषा की कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना। तो बेटे प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन भी, उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत और कमजोर श्रेणी। जी बेटे ये था आज का टीजीटी केवीएस का पहला आपका टेस्ट। तो बेटा दूसरे के लिए मैं जल्दी ही हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।